देखिए, फर्स्ट एड अप्लाइड आफ्टर बर्न डिपेंड ऑन, जलने के बाद प्राथमिक चिकित्सा इस बात पर निर्भर करेगी कि डेप्थ ऑफ द स्किन डैमेज, जेंडर ऑफ द wounded पर्सन, डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट एड सेंटर, अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑइंटमेंट एंड मेडिसिन। सभी लोग आंसर दें अपना। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछ जा रहा है कि किसी व्यक्ति को प्राथमिक उपचार किस आधार पर दिया जाएगा जलने पर, त्वचा की क्षति की गहराई पे, या घायल व्यक्ति का लिंग क्या इस आधार पे, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी के आधार पे, या ऑइंटमेंट और दवाई की उपलब्धता के आधार पे। तो देखिए, आप देखिए फर्स्ट एड होता क्या है सबसे पहले, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम पूर्ण डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है यानी केवल आंसर दिया निकल गया, ऐसा नहीं करेंगे। जहां आज आपके सामने ये क्वेश्चन है, कल क्वेश्चन यही आ जाएगी फर्स्ट एड क्या होता है, राइट। तो ये चीज, तो देखिए फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार, किसी व्यक्ति को कहीं पर भी कोई चोट लग गई, ठीक है, तो उस व्यक्ति को मिलने वाला वह उपचार जो जब व्यक्ति वहां से हायर सेंटर पे इलाज करने के लिए ले जाया जाएगा, उसमें लगने वाले समय में उस व्यक्ति को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए किसी भी प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित यानी ट्रेंड या अनट्रेंड पर्सन द्वारा दिया जाने वाला जो उपचार है उसको हम प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड है वो कहते हैं, ठीक है। तो ये कहां दिया जाता है, जहां व्यक्ति को चोट लगी उसी जगह दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है, उसके लिए किसी ट्रेंड पर्सन की आवश्यकता नहीं है। अगर ट्रेंड है तो बढ़िया बात है, और ये किसी ऐसे नहीं देखा जाएगा कि मेल फीमेल है उस आधार पर नहीं दिया जाता, और किसी प्रकार की ये ऑइंटमेंट अवेलेबिलिटी मेडिसिन उस आधार पर भी नहीं दिया जाता, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट एड सेंटर ये ऐसे नहीं है, ये इसलिए दिया जाता है कि भाई जब वो हायर सेंटर पे पहुंचेगा इलाज के लिए, तो उस दौरान जो टाइम लग रहा है बीच में, उस टाइम में मिनिमम है वो नुकसान हो उससे बचने के लिए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। अब यहां व्यक्ति क्या है, यहां बर्न हो गया है, किसी को जल गया है, बर्न, बर्न का मतलब जलना, ठीक है ना, जलना। अब देखो, व्यक्ति जब जलता है तो व्यक्ति को एक तरह की इंजरी होती है, क्या लगती है, उसे चोट लगती है, क्या लगती है, चोट। अब चोट लगने से उसकी त्वचा व उसके जो ऊतक है उनमें नुकसान होता है, ठीक है। और ये जो बर्न्स है ये किसी हीट द्वारा मतलब भाप द्वारा हो सकता है, वो व्यक्ति को कोल्ड, बहुत ज्यादा अगर ठंड है ना, तो उस द्वारा हो सकता है। व्यक्ति को इलेक्ट्रिसिटी उससे हो सकता है ना, किसी केमिकल द्वारा हो सकता है, रेडिएशन द्वारा हो सकता है ना, किरणों द्वारा, विकिरणों द्वारा। तो इनकी वजह से ये जो त्वचा है तक उसकी जो ब्रेकडाउन है उसमें चोट लग जाती है, उसमें उसकी इंटीग्रिटी है, वो एक तरतम्यता है वो टूट जाती है, तो उसको जलना कहते हैं। तो फर्स्ट एड जलने पर फर्स्ट एड किस आधार पर दिया जाता है, देखो फर्स्ट एड तो जेंडर के आधार पर नहीं दिया जाता, पहली बात तो ये गलत होगी। दूसरा, डिस्टेंस के आधार पे नहीं, ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस पास में बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है ना। और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑइंटमेंट, फर्स्ट एड हो जब दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि कुछ होते ही व्यक्ति जल गया है तो हाथों हाथ आप ऑइंटमेंट या मेडिसिन लगाएंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। और डिपेंड ऑफ द स्किन डैमेज, है ना, स्किन डैमेज है ना, डिपेंड्स ऑफ द स्किन डैमेज, इसके आधार पे अगर कम डैमेज हुआ है तो हाथों हाथ वुंड को धोया जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा डैमेज हुआ है तो कुछ अलग तरह का इलाज है वो किया जाएगा, ठीक है ना। तो त्वचा की क्षति की गहराई कितनी है उस आधार पे फर्स्ट एड अप्लाइड किया जाता है, ठीक है। तो ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये आपको दिखाया गया है कि भाई किस आधार पे जो जलता है व्यक्ति, नॉर्मल जैसे फर्स्ट डिग्री ऊपर की चमड़ी जली ओनली, है ना, तो ये, और यहां देखिए अगर हम यहां बात करें तो इस वाले जगह में क्या है, स्किन की जो ऊपरी परत है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं वो जल चुकी है, यहां फफोले बन गए हैं, यहां दूसरी जो लेयर होती है जिसको हम डर्मिस कहते हैं, यानी एपिडर्मिस के नीचे पाए जाने डर्मिस, फफोले बन गए। तीसरे में दोनों लेयर जल गई है, नीचे का टिश्यू है वो भी जल गया, तो उसको थर्ड डिग्री बर्न कहते हैं। तो अलग अलग ये तरह की बर्न होती है, ठीक है ना। और जब प्राथमिक उपचार हम देते हैं तो जब अगर ये फफोले बने हुए हैं, ऐसा कुछ बना हुआ है, इस फफोलों को हम फोड़ते नहीं है, ये बात ध्यान रखनी, ऐसा नहीं है कि वहीं हाथों इनको फोड़ दिया जाए, नहीं, फोड़ना नहीं होता है, ठीक है ना। हाथों हाथ किसी तरह की कोई मेडिसिन अप्लाई नहीं करनी है, किसी तरह का कोई इसके ऊपर गंदा कपड़ा है वो अप्लाई नहीं करना है ना, कोई भी मतलब घरेलू सामान कुछ भी ऐसा अप्लाई नहीं करना होता है, केवल और केवल उस वुंड को जो टेप वाटर नल का पानी उससे वॉश करना होता है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फॉलोइंग डेज आर सेलिब्रेटेड बाई WHO एक्सेप्ट, क्या पूछा है कि निम्नलिखित दिनों में से WHO द्वारा मनाया जाने वाला दिन है के सिवाय, यानी इनमें से एक दिन ऐसा है जो WHO सेलिब्रेट नहीं करता, बाकी सभी है। देखिए, मलेरिया डे, एड्स डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे और वर्ल्ड हार्ट डे, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा जो दिवस है वो WHO द्वारा सेलिब्रेट नहीं किया जाता, ठीक है ना। आपने सुना होगा WHO यानी क्या है,
विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या है ये? विश्व स्वास्थ्य संगठन है एक, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसलिए 7 अप्रैल को हर साल हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो मनाते हैं। ओके, क्योंकि इस दिन डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। देखिए, वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, और जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो कुछ संस्थाएं बनी थी कि भाई देश में पूरे विश्व में, ग्लोब में शांति कैसे स्थापित की जाए, ठीक है ना। तो उसमें भी एक ये शामिल था, क्या? डब्ल्यूएचओ, ठीक है ना। तो देखो, वर्ल्ड मलेरिया डे है वो 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, ठीक है ना। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे ये 31 मई यानी मई को हर साल मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो 28 सितंबर को एवरी ईयर मनाया जाता है। अब देखिए, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को जो मनाया जाता है, ये बिल्कुल डब्ल्यूएचओ द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। एड्स डे मनाया जाता है, वर्ल्ड टोबैको डे मनाया जाता है, लेकिन वर्ल्ड जो हार्ट डे है ये सेलिब्रेट डब्ल्यूएचओ द्वारा नहीं किया जाता है, डब्ल्यूएचओ द्वारा नहीं किया जाता, इसलिए ये डी आपका आंसर सही है। अब इसके अलावा, यानी मलेरिया डे, एड्स डे, वर्ल्ड टोबैको डे, इसके अलावा और भी टोटल 11 डेज है वो डब्ल्यूएचओ द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके अंदर एक तो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस हो गया, उसके अलावा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, वर्ल्ड चगास डे मनाया जाता है जो 14 अप्रैल को होता है, ठीक है, और उसके अलावा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है जो 14 जून को होता है ना। तो ये ऐसे कुछ दिवस है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इन बीमारियों या इन सब जो पदार्थ कोई व्यक्ति यूज करता है उनके प्रति जागरूकता लाई जाए, ताकि भाई इनसे होने वाले नुकसान से बचा जा सके, ठीक है। तो वर्ल्ड हार्ट डे है वो डब्ल्यूएचओ द्वारा सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। ओके, जो डब्ल्यूएचओ है इसका जो संगठन का जो कार्यालय है वो जिनेवा में है। कहां है? जिनेवा में, ठीक है ना। और वर्तमान जो इसके अध्यक्ष है, अध्यक्ष, इनका नाम क्या है? इनका नाम अधोनम टेड्रोस, क्या है? टेड्रोस, है ना, अधोनम टेड्रोस घेब्रियसस और घेब्रियसस, ठीक है। ये इनके वर्तमान अध्यक्ष है, डायरेक्टर जनरल है, जिनेवा में इसका कार्यालय है। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द सिस्टम विच प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट बॉडी ऑर्गन्स कॉल्ड। ऐसी प्रणाली जो शरीर के अंगों की रक्षा और सहयोग करती है उसको क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं, या तंत्रिका तंत्र कहते हैं, कोल प्रणाली, या प्रतिरक्षा तंत्र। तो सभी लोग आंसर करिएगा कि ऐसा जो प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने का काम करता है ना, कौन से? हमारे बॉडी ऑर्गन को, ऐसा कौन सा सिस्टम है? राइट। तो देखिए, नर्वस सिस्टम जो नर्व से बनता है, जिसके अंदर क्या होती है? तंत्रिकाएं होती है। तो ये तो क्या करता है, जो बाहर कुछ वातावरण में परिवर्तन हुआ है उसको क्या करती है? एक्सेप्ट करती है और उसके प्रति रेस्पॉन्स होते हैं। इंटेग्युमेंटरी सिस्टम यानी त्वचा तो केवल हड्डियों के ऊपर रहती है। इम्यून सिस्टम, हम जब खाने में कुछ खा लेते हैं तो बाहर से बॉडी के अंदर कुछ जाए तो उसको मारने का काम करती है, जिससे हम स्वस्थ बने रहे, ठीक है। तो पीछे बचता कौन है? स्केलेटल सिस्टम, है ना, जिसको हम ब्रॉड लेवल पर कहते हैं मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर क्या होती है? जिसके अंदर बोन प्लस मसल्स दोनों शामिल होती है, जिसको मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर, है ना। और जो हमारे ऑर्गन को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षित। इनके द्वारा बने हुए जो भी कैविटीज है, जैसे क्रेनियल कैविटी में ब्रेन सुरक्षित रहता है, थोरेसिक कैविटी हमारा लंग्स, हार्ट, है ना, थाइमस ग्लैंड, ये सुरक्षित रहता है। फिर जो पेरिटोनियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी है, उसके अंदर हमारे जितने भी जो विसरल ऑर्गन्स है वो सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो जो ये स्केलेटल सिस्टम है ये क्या करता है? हमारे अंगों की रक्षा और प्रोटेक्ट यानी सहारा प्रदान करने की काम करता है, ठीक है, सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेस प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज टूथ डिके इन द चिल्ड्रन। इनमें से ऐसा कौन सा जिनकी अधिकता की उपस्थिति होने से बच्चों में दांत सड़ जाते हैं, यानी दांत में क्या होता है? देखो, टूथ डिके हो जाता है, यानी दांत की जो ऊपरी परत है दांत वो हट जाती है और दांत के अंदर केविटी बन जाती है, ठीक है ना। तो क्लोराइड, फ्लोराइड या कठोरता या उपरोक्त सभी। देखिए, कठोरता की, पानी की कठोरता की वजह से इतना नहीं होता, क्लोराइड की वजह से नहीं होता। फ्लोराइड, जो फ्लोराइड होता है वो दांत की जो ऊपरी परत होती है जिसको हम कहते हैं इनेमल, क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं, ठीक है। इनेमल ये हमारे बॉडी पार्ट का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, जिसके अंदर सबसे कम मात्रा में पानी होता है, ठीक है। दांत का जो ऊपरी जो सफेदी जो चमकीला भाग दिखाई देता है ना, उसको इनेमल कहते हैं। ये जब नॉर्मल अमाउंट में फ्लोराइड पाया जाएगा तो उस इनेमल का ये निर्माण करता है, दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। बट अगर ये इनेमल अधिक मात्रा में, एक्सेसिव में हो
तो ये उस इनेमल को इनेमल की जो परत है उसको हटा देता है, और इनेमल के नीचे दांत का, जिसको हम सीमेंट बोलते हैं, डेंटिन, उसको भी हटाने का काम करता है, और दांत के अंदर क्या बन जाती है, केविटी बन जाती है, दांत के अंदर केविटी बन जाती है। तो एक्सेसिव जो फ्लोराइड होता है तो दांत के अंदर केविटी या टूथ डिके, दांत है वो सड़ जाता है, ठीक है ना। अब अगर हम हमारा ओरल हाइजीन ठीक नहीं रखेंगे, हमारा ओरल हाइजीन ठीक नहीं रखेंगे, तो माउथ के अंदर बैक्टीरिया कंटामिनेटेड जो फूड है उसको कंटामिनेशन करेंगे, संदूषित करेंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया उस भोजन के ऊपर क्रिया करके एसिड का निर्माण करेंगे, और वो एसिड भी हमारे दांत की जो केविटी है उसको केविटी है, उस दांत का जो स्ट्रक्चर है, सामान्य संरचना है, उसको तोड़ने का काम करता है, यानी जिससे भी टूथ डिके होते हैं। इसलिए माउथ का हाइजीन यानी समय पे खाना, जैसे अर्ली मॉर्निंग फिर शाम को दांतुन करना चाहिए, ये नॉर्मल। ऑन विच डेट द स्वच्छ भारत अभियान, देखो किस दिनांक को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था भारत में, 15 अगस्त 2014 को, 26 जनवरी 2015, 2 अक्टूबर 2014 या 2 जनवरी 2015? सभी लोग अपना आंसर करेंगे। देखिए यहां देखिए, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान, जिसको क्लीन इंडिया मिशन है वो कहते हैं, उसकी शुरुआत की गई, ठीक है ना, यानी भारत स्वच्छ हो, भारत निर्मल हो, ठीक है। और इसकी शुरुआत कहां की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने इस जो ये कैंपेन था इसकी शुरुआत करी, ठीक है ना, फर्स्ट पेज 2014 में। 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को क्या होता है, जो महात्मा गांधी है ना, इनकी क्या होती है, जयंती होती है 2 अक्टूबर को, ठीक है, इस दिन शुरुआत की। और पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बोला कि जब नरेंद्र मोदी की 150वीं जन्म जयंती होगी तो हम भारत को एकदम क्लीन, स्वच्छ, निर्मल है वो देखना चाहते हैं, उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, किनके? महात्मा गांधी के सपनों को, ठीक है ना। तो 2019 तक ये प्रोग्राम फर्स्ट फेज चला, 2020 में इसकी जो सेकंड फेज है वो क्लीन इंडिया मिशन की स्टार्ट की गई, जो वर्तमान में चल रही है। इसमें हमारे क्या मेन टारगेट क्या था कि जो ओपन डेफिकेशन फ्री, ODF, ये टारगेट था, यानी जो व्यक्ति मल मूत्र त्यागता है वो खुले में शौच न करे, खुले में शौच न करे, है ना, यानी खुले के अंदर न करें, उसके लिए टॉयलेट की व्यवस्था कीजिए, ठीक है ना। तो ODF फ्री है वो कंट्री को करना, ये देश को करना मेन टारगेट। और जो गलियां हैं साफ सुथरी, और इसमें एक और था कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन, है ना, मासिक धर्म से जुड़ी हुई जो अज्ञानता है उसको दूर करने का भी काम इसमें शामिल था। तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो आपका जो सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये देखिए, स्वच्छ भारत, ये गांधी जी के चश्मे, है ना, एक में स्वच्छ दूसरे में भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्लीन इंडिया मिशन है उसका स्लोगन क्या है, क्या टारगेट है? एक कदम स्वच्छता की ओर, ये है ना स्लोगन है इसका, ध्यान रखें आप। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्राक्रैनियल हेमरेज, देखिए इंट्राक्रैनियल हेमरेज होता है अधिकांश कहां होता है? मस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, बेसल गैंग्लिया या मध्य मस्तिष्क में। देखिए ये कोई ब्लड वेसल्स है, ये क्या है? ये खून की नली है ना, खून की नली। अब इस खून की नली के अंदर खून बहता है, और अगर ये किसी तरह का ब्रेकडाउन हो जाए यहाँ पे, और ये इसके अंदर जो खून चल रहा है ये अगर ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ आ जाए, बाहर आ जाए, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं रक्तस्राव। क्या बोलते हैं उसको? रक्तस्राव। हमारी बॉडी के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बंद रक्त संचरण तंत्र पाया जाता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो खून है वो खून की नलियों में बहता है, ऐसा बाहर ओपन आपको खुला कहीं खून नहीं मिलेगा, ठीक है। इन नलियों से अगर खून बाहर चला जाए, इन खून की नली के टूटने से, तो उसको हेमरेज कहते हैं या रक्तस्राव कहते हैं। अब ये कह रहा है इंट्राक्रेनियल, यानी इंट्राक्रेनियल, यानी इंट्रा का मींस होता है विद इन, क्रेनियल मींस जो ब्रेन की, जो हमारी खोपड़ी की हड्डियां हैं, स्कल की हड्डियां हैं, उसके अंदर अगर हेमरेज हो जाए तो सबसे अधिक कहां होता है? मोस्ट कॉमन कहां होता है? मस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, बेसल गैंग्लिया। देखो सबसे अधिक होता है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रम में, और सेरेब्रम का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बेसल गैंग्लिया, ठीक है ना। उसमें मोस्ट कॉमनली ये इंट्राक्रेनियल हेमरेज, यानी खून है वो खून की नली से बाहर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। जैसे व्यक्ति बेहोश हो जाता है, जो मोटर मूवमेंट्स होते हैं, हाथ पैर की जो गतियां होती है वो बंद हो जाती है। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। ये तो बेसल गैंग्लिया नहीं होता तो आपका आंसर क्या होगा? सेरेब्रम होता, ठीक है, क्योंकि बेसल गैंग्लिया सेरेब्रम का ही भाग होता है। ओके, तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टारगेट ऑफ द फैमिली वेलफेयर? निम्नलिखित में से कौन सा परिवार कल्याण का एक कार्यक्रम है, मुख्य उद्देश्य? क्या प्रजननक्षम उम्र के युग, प्रजननक्षम उम्र के बाद पुरुष, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, या प्रजननक्षम उम्र के बाद की स्त्रियां? किसको आप फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जैसे जिसको अपन बोलते हैं जो फैमिली प्लानिंग जिसको बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है भारत में स्टार्ट किया गया था सबसे पहले वर्ल्ड में 1952 में, ठीक है ना, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल में रखी जाए, ठीक है ना, फर्टिलिटी रेट को
अच्छा बनाए रख सकते, है ना। तो देखिए कपल इन द फर्टाइल एज, जो फर्टाइल एज के कपल है, यानी जो कपल का मतलब पति पत्नी, ठीक है। इस प्रकार के युगल जो फर्टाइल है, मतलब जिनकी उम्र 18 से अधिक है, 45 से कम है, जो बच्चे पैदा करने की जो उम्र होती है मेल और फीमेल की, वो फैमिली प्लानिंग के जो मेथड्स है ना, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं हम, है ना, जिसमें कॉन्डोम यूज करना या टैबलेट्स यूज करना या दूसरे जो मेथड्स है जिसको सेफ पीरियड मेथड, अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं, हार्मोनल मेथड, है ना, वो यूज करना कौन कर सकता है ये? तो मेल आफ्टर फर्टाइल एज, केवल मेल या चिल्ड्रन, देखो बच्चे तो इसमें आएंगे नहीं, वुमेन आफ्टर फर्टाइल एज, ठीक है ना। तो इसमें देखो कपल इन द फर्टाइल एज, कपल को ही देंगे, है ना, मेल को, एक मेल को देने से नहीं होगा, अगर मेल ले रहा है फीमेल नहीं ले रही है तो भी वो लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है ना, केवल वुमन आफ्टर फर्टाइल एज ये। तो कहने का मतलब कपल एज को लेंगे ताकि टोटल टारगेट अचीव होगा, है ना। तो इस प्रकार के जो कपल जो फर्टाइल एज में, जिनकी उम्र बच्चे पैदा करने लायक है ना, जिसकी जैसे फीमेल की नॉर्मली उम्र एज क्या है 15 से 45 और मेल 18 से 45, है ना, तो इनको हम है वो देंगे। तो ये आपका आंसर है वो सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग कोरोना वायरस संबंधित है? ऐसा देखो इसमें क्या पूछा है, जो कोरोना वायरस था, है ना, उससे संबंधित कौन सा वायरस है? देखिए मार्स, सार्स, बोथ ए एंड बी, या अब देखिए अगर मैं बात करूं ये इसकी MERS, या जिसको हम कहते हैं सार्स, ये 2012 में हुआ था, 2012 में साउथ अफ्रीका में, साउथ ये जो अरेबियन कंट्रीज है ना, अरब की देश है, उसमें आया था, मिडिल ईस्ट के अंदर, और ये चाइना के अंदर 2002 में, और ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। अभी कोविड-19 2019, 20, है ना, 21, ठीक है, काफी लंबा चला पेंडेमिक, रिसेंटली पेंडेमिक पूछे तो कोरोना, ठीक है, कोविड-19 या नोवल कोरोना 19, है ना, जिसको ये बोलते हैं। तो सब इन सब में क्या होता है, कॉमन ये वायरस द्वारा होते हैं, और कॉमन प्रॉब्लम क्या है इसमें, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, क्या होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, यानी जो हमारा श्वसन तंत्र है उससे, प्लस इसमें क्या होता है, कॉमन फ्लू होता है, कॉमन फ्लू यानी नॉर्मल जुकाम होता है, और जुकाम होता है तब क्या होता है, फीवर, है ना, स्नीजिंग एंड नॉर्मली क्या हेडेक या चिल्स, है ना, थोड़ा फीवर आ जाएगा, तो कॉमन फ्लू। तो ये सारी चीजें होती है, तो कोरोना वायरस से संबंधित है, मतलब ये दोनों ही संबंधित, तीनों एक जैसे हैं, तो ए और बी आपका आंसर सही है, सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ये मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, है ना, ये कोरोना वायरस तो है ही। नेक्स्ट देखिए, रीढ़ की हड्डी में क्षय रोग का प्रस्थान बिंदु क्या है, यानी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन। देखो जो टीबी है वो मेनली किसको अफेक्ट करती है, फेफड़ों, हमारे जो लंग्स पाए जाते हैं, है ना, उनको अफेक्ट करने वाली मेन बीमारी है। उसके अलावा दूसरी भी होती है जो टीबी स्पाइन को, है ना, इंटेस्टाइन यानी आंत को, है ना, आंत को, ठीक है, और रीढ़ की हड्डी को, ब्रेन को, राइट। तो इन सबको भी, इसके अलावा कॉमनली टीबी का जो बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो इसको अफेक्ट करता है, किनको, फेफड़ों को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, उसमें अंग लंग्स। उसके अलावा भी होता है जिसको हम ये ऑर्गन को अफेक्ट करता है, और स्पाइन को जो अफेक्ट करता है उसको पोर्ट्स स्पाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं उस टीबी को, पोर्ट स्पाइन बोलते हैं। ओके, तो ये पूछ रहा है कि पोर्ट स्पाइन जो टीबी होती है उसका प्रस्थान बिंदु, प्राइमरी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहां होगा। अब देखो जैसे ये एक नॉर्मली एक वर्टिब्रा है, जिनसे बहुत सारी वर्टिब्रा होती है, जिनसे मिलके क्या होता है, रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसमें एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा जो जुड़ती है उसको पेरावर्टिकल जॉइंट कहते हैं, यानी बहुत सारी वर्टिब्राज होती है, जैसे एक ये संरचना है, एस के ऊपर ऐसे ऐसे करके बहुत सारी हड्डियां होती है, सीरीज ऑफ बोन्स होती है, बोन की श्रृंखला होती है जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जिसके अंदर एक हड्डी को वर्टिब्रा कहते हैं, ठीक है ना। तो इन वर्टिब्रा जब आपस में जुड़ती है तो पेरावर्टिब्रल जॉइंट बनता है साइड में, है ना, ऊपर नीचे। तो उस जॉइंट के थ्रू है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है वो एंटर करता है बॉडी के अंदर। ओके, तो पेरावर्टिकल जो जॉइंट है वहां से ये एंटर करता है, न्यूक्लियस ये जो पल्पोलस ये बीच का भाग होता है यहाँ का, और एक और भाग होता है वर्टिबल बॉडीज, ये साइड का भाग बॉडीज कहलाती है। और इस वर्टिब्रा का सबसे अंदर का जो पार्ट होता है, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम का पार्ट होता है, जिसके अंदर हमारा जो स्पाइन आती है ना, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम का पार्ट है वो पाया जाता है, ठीक है। और फिर देखिए न्यूक्लियस पल्पोलस, और उसके बाहर की ओर होता है न्यूक्लियस एनुलस। ओके, तो ये सारी चीजें होती है, तो यहां से पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जन स्वास्थ्य का आयाम क्या है, डायमेंशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ। जो पब्लिक हेल्थ है उसके डायमेंशन क्या है,
हेल्थ प्रमोशन, डिजीज प्रिवेंशन, रिहेबिलिटेशन, यानी अगर आयाम की बात करें, डायमेंशन, यानी कहां तक उसको आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हेल्थ का प्रमोशन करना, पब्लिक हेल्थ का मतलब हेल्थ को प्रमोशन करना, डिजीज को प्रिवेंट करना, लाइफ को लॉन्ग करना, और किसी को बीमारी होगी है तो उसको वापस पुनर्वास, स्वास्थ्य है जो पुनर्वास क्रियाएं हैं वो प्रदान करना। तो देखो, स्वास्थ्य प्रचार, रोग प्रतिरक्षण यानी डिजीज का प्रिवेंशन करना, पुनर्वास, ये सभी आंसर है, ये सही है, यानी सारे हैं वो कंपोनेंट होते हैं किसके, ये सभी कंपोनेंट होते हैं पब्लिक हेल्थ के। ओके, तो सभी आपका पब्लिक हेल्थ का ये सभी आंसर है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रक्षात्मक क्रियाविधि में चिंता शारीरिक लक्षण द्वारा प्रकट की जाती है? इन विच डिफेंस मैकेनिज्म एंजाइटी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द फिजिकल सिम्टम। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है ना। डिफेंस मैकेनिज्म होती क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है हिंदी में कि सुरक्षात्मक प्रणाली, ठीक है, यानी रक्षात्मक क्रियाविधि, ऐसी क्रियाविधि जिसमें जब आपको कोई काम करने से एंजाइटी हो गई, आपको टेंशन हो गई, आपको कुछ डिप्रेशन हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो आप एक ऐसा कोई दूसरा काम करेंगे, ऐसा कोई एक डिफेंस काम में लेंगे जिसकी वजह से आप उससे होने वाले नुकसान से बचें, उसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। अब जैसे देखिए प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब सिंपल सी, देखिए क्लास में सभी बच्चे नकल कर रहे थे इसलिए मैं भी नकल कर रहा था, आप नकल करते पकड़े गए, आप उसका रेशनल क्या दे रहे हैं, कारण क्या बता रहे हैं कि सभी बच्चे नकल कर रहे थे इसलिए मैं कर रहा था, ठीक है। तो ये एक तरह डिफेंस मैकेनिज्म। प्रोजेक्शन, परिवर्तन, यानी आप में कोई एंजाइटी आई जिसकी वजह से आप में फिजिकल सिम्टम आ गए, आप कपड़े फाड़ने लगे, कुछ करने लगे, है ना, तो उसमें फिजिकल, उसको बोलते हैं कन्वर्जन। एक होता है रिप्रेशन, रिप्रेशन का मतलब जब इतनी टेंशन की कुछ आपकी सिचुएशन क्रिएट होगी कि आप नाखून खाने लगे, है ना, आपने देखा होगा क्रिकेट के मैदान में विराट कोहली साहब जब हार के नजदीक होते हैं तो नाखून काट रहे होते, ठीक है ना, या कोई भी, तो उसको बोलते हैं रिप्रेशन। एक होता है रिग्रेशन, रिग्रेशन मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ ऐसी टेंशन या पुरानी कोई सिचुएशन आपको याद आ गई है लेकिन आप उसको दबाते जा रहे हैं, बाहर अपने फिजिकल एक्सप्रेशन नहीं ला रहे हैं। जैसे मर्द को दर्द नहीं होता, है ना, इस चक्कर में मर्द को दर्द नहीं होता, इस चक्कर में तो पूरी दुनिया मर्द है ना वो दर्द को सहन किए बैठे, ठीक है, तो ये होता है रिग्रेशन। तो कन्वर्जन है ना, यहां जब आपको कोई टेंशन, कोई सिचुएशन क्रिएट है जिसमें फिजिकल सिम्टम में वो दिख जाए तो उसको कन्वर्जन कहते हैं। तो आपका जो आंसर है ये बी है, वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कोविड-19 के दूसरे चरण का टीका कब शुरू किया गया? देखो, कोविड-19 के वैक्सीन, वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोग्राम है ना, इनिशिएट किया गया था भारत द्वारा। तो उसमें पहला चरण कब शुरू किया गया? जनवरी 21 में, फर्स्ट फेज। सेकंड फेज मार्च 21 में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो 8 अप्रैल 2021 में कोविड वैक्सीन लगवाया था वो सेकंड फेज में लगवाया था। क्यों? फर्स्ट फेज के अंदर जो कोरोना वैक्सीन लगे थे, जो कोविशील्ड है ना और कोवैक्सीन, ये सारे लगे थे, 2 वैक्सीन लगे थे मेनली, ठीक है ना। ये भारत बायोटेक द्वारा, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, इन दोनों से द्वारा बनाए गए थे, ठीक है, इंडिजीनियस वैक्सीन थे, भारत द्वारा बनाए गए थे। तो ये जो पहले लगे थे, ये जितने भी जो हेल्थ वॉलंटियर थे, जो भारत में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उनको लगे थे। उसके बाद जो 60 साल से जिनकी उम्र ज्यादा थी उनको शुरुआत किया गया था, है ना। तो सेकंड फेज मार्च 21 में शुरू। डी आपका आंसर है वो सही है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा स्वास्थ्य का निर्धारक है? देखो, हेल्थ का डिटरमिनेंट कौन सा है जिसके द्वारा हम कह सकें कि भाई अच्छा स्वास्थ्य है ना? तो इन्वायरमेंटल फैक्टर, वेट, बिहेवियर, लोकेशन। तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो डिटरमेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट फैक्टर बहुत सारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आपका प्रदूषण, अगर जो आप जिस सराउंडिंग में चारों ओर जहां रह रहे हैं उसको पर्यावरण कहते हैं, उस पर्यावरण अगर सही नहीं है तो हम व्यक्ति है वो सांस अच्छी तरह से नहीं ले पाएंगे, हम जो खाना खाएंगे वो भी क्या पोल्यूटेड आएगा, मिट्टी, सब चीजें, ठीक है ना। तो जो वातावरण है वो स्वास्थ्य का निर्धारक है यहाँ, ठीक है ना। ये सारी चीजें पर्सनल में आ जाती है। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर। फिर देखिए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी भारत में किस वर्ष क्रियान्वयन की गई, है ना? इन विच ईयर नेशनल हेल्थ पॉलिसी। देखो, नेशनल जो हेल्थ पॉलिसी आती है वो किस लिए आती है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी आती है कि इस तरह के जो काम किए जाए जिससे व्यक्ति जो रोगी होने से बचे, प्रिवेंशन किया जा सके, ठीक है। अगर कहीं स्वास्थ्य सेवाएं जो है वहीं कहीं गैप रह रहा है, ठीक है ना, या रिमोट एरियाज नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसको दुरुस्त किया जाए, इसलिए बार बार हेल्थ पॉलिसी वो रिवाइज की जाती है। यहां पे देखिए, अगर देखें तो 2002 में हेल्थ पॉलिसी, उसके बाद 2000 अभी वर्तमान में 2007 में हेल्थ पॉलिसी, वो 2017 में हेल्थ पॉलिसी वो नई अपडेट की गई है। ओके, तो यहां 2002 ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट, अपने व्यवहार और भावना को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? देखिए, अपने व्यवहार और भावना को समझने को हम क्या बोलते हैं? देखो, मूल्यांकन, जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है सही और गलत का पता लगना। अगर आप डिसीजन मेकर है, आप डिसीजन ले पा रहे हैं, है ना, तो वो मूल्यांकन है आपका। फिर अंतर्दृष्टि, इंसाइट, अपने आप का खुद की मनस्थिति का पता लगना क्या कहलाता है? अंतर्दृष्टि कहलाता है। बुद्धि क्षमता, जिसको इंटेलिजेंस या जिसको हम कहें इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसमें व्यक्ति की दूसरा व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को और भावना को समझे, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। पर्सनैलिटी, जब व्यक्ति अपने बाहरी और आंतरिक की वजह से दूसरों से अलग दिखे, दूसरों से अलग दिखे, उसके क्या वैल्यूज है, उसके क्या पर्सनल इंटरेस्ट है, उसके पर्सनल क्या उसकी ड्राइव्स है ना, इच्छाएं हैं, ये सारी चीजें उसको अलग करके फिर वो अपना व्यक्ति है वो फैमिली में, कम्युनिटी में एडजस्ट करता है, उसको पर्सनैलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपने व्यवहार और भावना को समझने की क्षमता को
इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ओके, सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा मानव रोग कारण बैक्टीरिया होता है? देखो ऐसा कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया, ये हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा होता है। कौन सा वायरस? हेपेटाइटिस ए वायरस। टाइफॉइड, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो ये पैदा करता है। मीजल्स है ना, पैरा मिक्सो वायरस द्वारा होता है, ठीक है ना, मीजल्स एक तरह से। पोलियो, पोलियो वायरस लाप्सा है ना, पोलियो जो वायरस है उसके द्वारा। तो टाइफाइड है वो बैक्टीरिया जनित डिजीज है। ये आपका जो हमारी इंटेस्टाइन को, जिसको हम एंटेरिक फीवर है वो भी कहते हैं, ठीक है ना, क्या आंतरीय ज्वर भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, दो तरफा संचार का दूसरा नाम क्या होता है? देखो यहां क्या आया है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आइडियाज शेयर करना। जैसे अपने एक फोन पे सूचना देते हैं किसी को, मैसेज द्वारा देते हैं, है ना, तो यानी अपने आइडियाज को किसी चैनल के माध्यम से, किसी मीडियम के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाना, है ना, क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। इंफॉर्मेशन, आइडियाज, कुछ भी, है ना। तो दो तरफा देखो, कार्यशाला पहला क्या है? वर्कशॉप। वर्कशॉप में क्या होता है? लोग इकट्ठे होते हैं, अपने अपने नॉलेज शेयर करते हैं, अपने अपनी स्किल शेयर करते हैं। तो ये दो तरफा नहीं है, तो बहुत सारे लोग आते हैं वर्कशॉप में, ठीक है ना। सोक्रेटिक, इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति कुछ बोलता है, उसके वापस लोग दूसरा जवाब भी देते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? दो तरफा, ठीक है ना, ये होता है दो तरफा। फिर इसमें क्या होता है? डिडक्टिक मेथड के अंदर ओनली व्यक्ति बोल रहा होता है, दूसरा आंसर वांसर किसी कुछ नहीं लिए जाते, दूसरों के व्यूज नहीं लिए जाते, ठीक है ना, ओनली व्यक्ति बोल रहा है, तो उसको बोलते हैं वन वे। ये वन वे होता है, ठीक है ना, यानी एक तरफा। ओके, और सिमुलेशन एक्सरसाइज। सिमुलेशन एक्सरसाइज में क्या होता है? व्यक्ति को जैसे सीन क्रिएट कराया जाता है ना, ऐसा करके बताया जाता है, एक सीन के अंदर व्यक्ति को भेजा जाता है, ठीक है, आपके साथ ऐसा हो जाए, आप ऐसा करोगे, ठीक है ना, ऐसा करवाया जाता है। तो ऐसा इसमें नहीं होता, यहां तो नहीं, तो बी आंसर है वो आपका सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, बच्चे का पोषण दशा का नाम मानवीय सूचकांक कौन से हैं? है ना, चाइल्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ 3 एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेटर, स्टंटिंग, वास्टिंग, अंडरवेट, ठीक है ना, या मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी और अंडरवेट, और बॉडी मास इंडेक्स, मोर्बिडिटी रेट्स, डिपेंडेंसी रेट्स, नन ऑफ दिस। अब देखिए, जब बच्चे की पोषण का दशा का हम मापेंगे तो हम तीन चीज लेंगे। एक तो लेंगे बच्चे की हाइट देखेंगे, ठीक है ना, क्या देखेंगे? है ना, हम देखेंगे हम हाइट, और फिर वेट। अब देखो, एज के अनुसार उसकी हाइट है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर एज के अनुसार हाइट नहीं है, ठीक है ना, एज के अनुसार हाइट अगर लो है तो उसको स्टंटिंग बोलते हैं, और हाइट के अनुसार, हाइट के अकॉर्डिंग अगर उसका वेट लो है तो उसको वेस्टिंग बोलते हैं। अंडरवेट, इस प्रकार बच्चे जिनका, एक जैसे बच्चा पैदा हुआ है तो उसका वजन 250 ग्राम से अधिक होना चाहिए, 2500 ग्राम से, यानी कितना? ग्रेटर देन 2.5 kg, इससे अधिक होना चाहिए। अगर इससे कम है, ठीक है ना, केजी से, तो क्या आएगा? एलबीडब्ल्यू में अंडरवेट में आ जाएगा, छोटा बच्चा जो भी पैदा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारे जो चीजें हैं ये हम लेंगे, तो ए आपका है वो आंसर है वो इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टूल फॉर कम्युनिटी ओरिएंटेड केयर? जब हम कम्युनिटी ओरिएंटेड केयर करते हैं तो उसके लिए क्या हमारे पास एक टूल है, औजार है? मूल्यांकन का, निरीक्षण का, सामुदायिक निरीक्षण या सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया। देखिए, जब हम पूरी कम्युनिटी में काम करते हैं तो इवैल्यूएशन, सर्वे, कम्युनिटी प्लानिंग, है ना, असेसमेंट करना, ये सारी चीजें हम करेंगे। यानी ये भी करेंगे, ये सर्वे भी करेंगे, कम्युनिटी सर्वे भी करेंगे, असेसमेंट करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, फिर उसका प्लानिंग करेंगे, फिर कोई चीज उससे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना, लास्ट में हम उसका मूल्यांकन करेंगे। तो वो सभी जो चीजें जिसमें आती है उसको हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो डी आपका वो आंसर है, सही है। नेक्स्ट, कुपोषण में शामिल नहीं है। देखो नाम क्या है? माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, ठीक है ना, क्या शामिल नहीं है? इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट कंजप्शन। देखो न्यूट्रिशन पूरा मिल रहा है लेकिन बॉडी कंजप्ट नहीं, बॉडी ढंग से पचा नहीं पा रही है, तो इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट कंजप्शन। ओवर ईटिंग, न्यूट्रिशन खाने के लिए खूब है लेकिन खा ज्यादा रहा है। एक्सेस लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, खा भी रहा है, मिल भी रहा है लेकिन लॉस ज्यादा हो रहा है। या सेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, या प्रोटीन का सेचुरेशन। तो ये सारी चीजें ये शामिल है, ये डी है वो शामिल नहीं है। सेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की संतृप्ति, ये तो मिलने से क्या हुआ? बॉडी के अंदर रुके तब कोई बात है, बॉडी के डाइजेस्ट हो, काम आए, है ना। तो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन कंजप्शन या ओवर ईटिंग, ठीक है ना, एक्सेस लॉस। तो इन सबसे देखो, इनएडिक्वेट से क्या होगा? अंडरवेट होगा। क्या होगा? अंडरवेट। ओके, ओवर ईटिंग करेगा तो क्या होगा? ओवरवेट, ठीक है ना। और एक्सेस, बॉडी के अंदर पूरे जो प्रोटीन, मिनरल्स, इन सब का इंबैलेंस हो जाएगा। तो सेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ये माल न्यूट्रिएंट के अंदर इंक्लूड नहीं है, बाकी सभी चीज है। डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जननी सुरक्षा योजना 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित है, 100% राज्य द्वारा प्रायोजित। केंद्र राज्य की 50-50% हिस्सेदारी है, या पूरी तरह से निजी द्वारा है? देखिए, जब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, 2005 12 अप्रैल, उसके साथ साथ
ये जननी सुरक्षा योजना JSY है, लॉन्च की गई, जिसमें टोटली 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना, ठीक है ना। और इसलिए की गई कि जो जब मां बच्चे पैदा करती है तो वो बच्चे हॉस्पिटल में हो, यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, संस्थागत प्रसव हो, और जो मैटरनिटी मोर्टलिटी रेट है, यानी डिलीवरी के दौरान या उसके भीतर अगर मां खत्म हो जाती किसी कारणवश, उसको कम किया जा सकता है। जो बच्चा पैदा किया वो भी खत्म हो जाता, उसको भी इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, उसको भी कम किया जा सकता है। ये 3 मेजर कंपोनेंट है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट को कम करना, मैटरनल मोर्टलिटी कम करना, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया था, जिसमें जो रूरल विलेज की जो फीमेल्स है उसको जो डिलीवरी होती है जिनकी, तो उनको लगभग 1400 रुपए है वो दिए जाते हैं डिलीवरी के टाइम, ठीक है ना। सिटी के अंदर 1000। ओके, और इसके अंदर जो मेन कनेक्टिंग लिंक होती है वो होती है आशा। कौन? एक्रिकेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ये है वो कनेक्टिंग लिंक होती है पेशेंट फीमेल और उस जो कम्युनिटी के मेंबर उनको और इंस्टीट्यूट के बीच, ठीक है ना। तो आपके ए है वो आंसर सही, 100% ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी और दुर्बलता की अनुपस्थिति। ये किसने बोला? ये स्वास्थ्य की परिभाषा है कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य केवल दुर्बलता या अपंगता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ये तो पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाल और कल्याण की स्थिति होती है। ये किसने बोला? ये बोला था WHO ने, ठीक है ना। INC, ये तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है जो 1947 में बनी, 1949 के अंदर एक्शन में आई। ये नेशनल नर्सिंग मिडवाइफरी कमीशन बिल है जो 2023 में आया है ना। ये वाला क्या? ये है नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइज कमीशन। तो कब आया? 2023 में आया। और ये ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो 1908 में बना, ठीक है ना। तो इंडियन नर्सिंग, भारतीय जो नर्सिंग काउंसिल है, 1947 में उसका एक्ट आया और 1950 में उसकी 1949 में उसकी स्थापना हुई। ये NNMC, ये TNI, ये WHO बारे में मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो ये WHO ने डेफिनेशन दी थी हेल्थ की। ओके, नेक्स्ट देखिए, विश्व नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है? देखिए 1 जुलाई को तो डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस या वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? साइंस डे मनाया जाता है। और 12 मई को नर्सेज डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्सेज डे, ठीक है ना। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 12 मई को 1820 को क्या हुआ था? जो मॉडर्न नर्सिंग की जो पायोनियर, यानी फादर मदर कुछ भी बोलो, जिसको हम बोलते हैं क्या? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनका जन्म हुआ था कहां? फ्लोरेंस, है ना। फ्लोरेंस एक सिटी है कहां? इटली के अंदर इनका जन्म हुआ था, और इसलिए 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, ठीक है ना। तो लास्ट जो नर्सेज डे मनाया गया था 2023 में, उसका जो थीम थी आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? जब हम फर्स्ट एड दे रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पीड़ित बेहोश है या नहीं, पीड़ित सांस ले रहा है या नहीं, पीड़ित के शरीर में खून बह रहा नहीं, उपरोक्त सभी को ध्यान रख, बिल्कुल ये सभी हम चीज देखेंगे, बेहोश है या होश, है ना, पीड़ित सांस ले रहा नहीं ले रहा है ना, शरीर के खून से खून बह रहा नहीं, सारी चीजें हम देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी, जब भी आप फर्स्ट एड किसी को देंगे तो सबसे पहले क्या करना है? सीन सेफ्टी, यानी जहां जो व्यक्ति पड़ा है वो सेफ्टी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है उसके पीछे कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रही है और आप जाकर उसको टच करिए, आप भी करने लगे, है कि नहीं। तो फर्स्ट सीन सेफ्टी, अपने आप को सुरक्षित करना, ठीक है ना। ये सभी हम देखेंगे। डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जो चैम्बर्स हार्ट है ना, जो हृदय का जो चैम्बर होता है इस तरह के, राइट, इस तरह का हार्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। ये यहाँ पे एक वाल्व आ जाता है, वाल्व यहाँ होता है, और ये तो ये 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के चैम्बर को हम एट्रियम कहते हैं, नीचे को वेंट्रिकल्स कहते हैं, एट्रिया वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये राइट वेंट्रिकल है, और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो देखिए यहां से क्या होता है, यहां से ब्लड आता है, ठीक है ना। यहां से ब्लड होता हुआ कहां जाता है? यहां हमारी बॉडी के अंदर क्या पाए जाते हैं? फेफड़े पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहां चला जाता है, ओके, यहां गया। यहां ब्लड होता है प्यूरिफिकेशन, यहां प्यूरिफिकेशन होने के बाद यहां से खून की नलियां निकलती है, दो इस साइड से निकलेगी और 2 इस साइड से निकलेगी, ठीक है ना। ये तो यहां से ब्लड जाएगा, और यहां से जो ब्लड है वो इससे होता हुआ कहां जाएगा?
सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। ओके, तो ऑल हैव ओनली रिसीविंग चैम्बर, सभी 4 चैम्बर है, 1 2 3 4, क्या सभी रिसीविंग है? नहीं, 2 रिसीविंग है, 2 क्या करते हैं? देते हैं। यहां से ब्लड निकलता है, यहां से निकलता है, यहां से आता है, यहां से आता है, इस साइड से आया, इस साइड से आया, तो क्या है? ऑल हैव ओनली डिलीवर चैम्बर, ऑल आर चैम्बर्स, ऑल हैव एटलीस्ट 1 रिसीविंग चैम्बर एंड 1 डिलीवरिंग। बिल्कुल, सभी के पास कम से कम एक क्या है? एक प्राप्तकर्ता, और डी आपका आंसर सही है, यानी जो ऊपर के जो होते हैं वो रिसीव करते हैं, ये डिलीवर करते हैं। ठीक है ना, डी आपका आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसे व्यक्ति, परिवार, समूह, समुदाय के लिए योजना बनाने और नर्सिंग देखभाल करने की एक व्यवस्थित तर्कसंगत पद्धति के रूप में वर्णित किया गया है। किसको बोलते हैं? राइट, आकलन, नर्सिंग प्रक्रिया, निदान या क्रियान्वयन, किसको? यानी असेसमेंट, नर्सिंग प्रोसेस, डायग्नोसिस, यानी आपने क्या किया? व्यक्ति, परिवार, समूह, समुदाय के लिए एक योजना बनाई है नर्सिंग देखभाल करने के लिए, जो बहुत ही व्यवस्थित है, तर्कसंगत पद्धति से, तो उसको नर्सिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेस। बाकी ये आकलन करना, निदान करना, क्रियान्वयन करना, ये सारे नर्सिंग प्रोसेस के ही क्या है? भाग है। द प्राइमरी गोल ऑफ फर्स्ट एड इज, जो आप किसी को प्राथमिक चिकित्सा देते हैं, है ना, तो उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? जीवन की रक्षा करना, आगे होने वाले नुकसान को रोकना, या पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना, या सभी। जब किसी व्यक्ति को क्या दिया जाता है? प्राथमिक चिकित्सा ये दी जाती है, तो उसका मेन, है ना, जो प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए, जीवन की रक्षा करना, यानी प्रिजर्व लाइफ, यानी जो व्यक्ति, जिसको कोई चोट लगी है, क्या हुआ? चोट लगी, है ना, या कोई व्यक्ति जल गया, है ना, या किसी व्यक्ति के आंख में या किसी व्यक्ति ने जहर पी लिया, या केमिकल गिर गया, है ना, जहर बॉडी पे गिर गया, केमिकल गिर गया, है ना, या कोई एसिड गिर गया, राइट, या किसी को क्या हो गया? स्नेक बाइट हो गया, है कि नहीं, या कोई नॉर्मल इंजरी होगी, फायर में व्यक्ति जल गया है ना, या फिर इलेक्ट्रिकल शॉक, या हार्ट अटैक आ गया, किसी को क्या आ गया? हार्ट अटैक, हृदयाघात हो गया। ठीक है, तो इस समय जो हम प्राथमिक चिकित्सा देते हैं, उससे क्या चाहते हैं हम? प्रिजर्व लाइफ, बिल्कुल लाइफ बचे, है ना, खोना थोड़ी नहीं चाहते हैं। ठीक है, फिर प्रिवेंट फर्दर हार्म। अच्छा, जैसे किसी को कोई चोट लगी, और चोट से क्या हो रहा है? उसको रक्तस्राव हो रहा है। क्या हो रहा है? रक्तस्राव, जिसको हम ब्लीडिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं? जैसे सपोज दैट यहां किसी को चोट लगी है, तो हम बॉडी का जो प्रोक्सिमल नजदीकी भाग है, उसको क्या करेंगे? एक सूखी पट्टी से बांध देंगे, सूखे कपड़े से बांध देंगे, है ना। तो हम ये बॉडी का डिस्टल भाग, ये डिस्टल भाग है, ये पास वाला भाग प्रोक्सिमल होता है। तो ये वाला भाग, यहां चोट लगी है, तो यहां वाले भाग को हम क्या कर देंगे? टाइट बांध देंगे, ताकि यहां से ब्लड सप्लाई को हम रोक देंगे। ब्लड सप्लाई रोकेंगे तो यहां से ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाएगी, राइट। ये अब मेजर ऑर्गन कहीं, जैसे जांग की हड्डी ये टूट गई है ना, फीमर, जांग की हड्डी जो फीमर होती है ये टूट गई है, ठीक है ना, ये अगर टूट गई है तो इससे ब्लड, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है, 2 से 3 लीटर ब्लड लॉस हो जाता है। तो ऐसे में रक्तस्राव को रोकने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए उसको सही एज इट इज, किसी तरह से अलग अलग बार बार स्थितियां चेंज नहीं करते, हम एज इट इज रखते हैं, ठीक है ना। तो आगे होने वाले नुकसान से भी हम रोकते हैं, प्लस प्रमोट रिकवरी। अगर व्यक्ति को, जैसे सपोज दैट किसी के आंख में जहर पड़ गया, केमिकल गिर गया, कुछ आंख के अंदर केमिकल गिर गया, तो हम क्या करेंगे? हाथों हाथ आंख को नॉर्मल जो पानी है उससे वॉश करेंगे, ताकि क्या होगा कि जो कुछ आंख में गिरा है वो कम से कम वो डाइल्यूट हो जाए, उसकी सांद्रता बहुत कम रह जाए, तो आगे आने वाले नुकसान से क्या हो, है ना, प्रमोट रिकवरी, नुकसान से बचा सके और रिकवरी प्रमोट हो, यानी वो केमिकल वहां से हट गया। तो कहने का मतलब फर्स्ट एड हम जब देते हैं तो ये सभी काम हम करते हैं। डी आपका आंसर है वो सही है। ओके, अब देखिए ये ऐसा जो साइन होता है, ये फर्स्ट एड का साइन होता है, ध्यान रखना आप। ऐसा ये साइन किसका है, सिंबल किसका है? फर्स्ट एड का। और आपने कहीं देखा होगा, है ना, इमरजेंसी किट, या ऐसा लिखा होगा फर्स्ट एड किट। आप जहां जो
जितने भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स होते हैं या दूसरे होते हैं, उसमें ये एक किट पाया जाता है जिसके अंदर ये सामान होते हैं, ताकि हाथों हाथ फर्स्ट एड है वो दिया जा सके। ठीक है ना, फर्स्ट एड किट आपको हर एक प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लेस या दूसरी जगह, है ना, फायर सेफ्टी के लिए सब चीजें ये आपको मिलती है। तो ये नॉर्मली साइन है फर्स्ट एड का। ओके, ये साइन मिलेगा, दिखा हुआ दिख रहा है आपको अगर कहीं, इसका मतलब वहां प्राथमिक उपचार की सुविधाएं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज डी इन बेसिक ऑफ द एबीसीडी अप्रोच इन ट्रोमा। देखो, जब ट्रोमा लगता है यानी कोई बहुत बड़ा आघात लगता है, उसमें ए बी सी डी ई ये एक निमोनिक्स है वो काम में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें डी क्या है ये पूछ रहा है, इसमें जो डी है वो क्या है? डिस्फेजिया, डिस्फेजिया, डिस्फेसिया, डिसेबिलिटी, या ये सभी, है ना? आंसर दें सभी लोग। देखिए, जब किसी को ट्रॉमा होता है, क्या होता है? ट्रॉमा यानी आघात। ओके, तो ए बी सी डी ई ये ऐसे हम एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसके तहत हम क्या करते हैं? उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, यानी प्राथमिक उपचार है प्रदान करते हैं। ए मीन्स होता है एयरवे, बी का मतलब होता है ब्रीदिंग, सी मीन्स सर्कुलेशन, डी डिसेबिलिटी, ई एक्सपोजर। ठीक है, ये सारी चीजें हम ट्रॉमा के अंदर नोट करते हैं। जो व्यक्ति जिसको ट्रॉमा लगा है, जिसको कुछ आघात, इंजरी, चोट लगी है, तो हम देखते हैं क्या एयरवे यानी वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, एयरवे क्लियर है कि नहीं, है ना, जो ये श्वास मार गए ये क्लियर है कि नहीं। ओके, फिर ब्रीदिंग, श्वास ले रहा नहीं, सांस ले रहा, कैसे पता करेंगे? ये जो चेस्ट है ऊपर और नीचे होगा। फिर सर्कुलेशन, हम उसकी पल्स देखेंगे, ऐसे यहाँ कैरोटिड पल्स देखेंगे, जिससे अगर पल्स आ रही है इसका मतलब ब्लड चल रहा है। फिर हम डिसेबिलिटी, किसी चोट की वजह से कोई अगर जो नर्वस सिस्टम उसमें कोई फ्रैक्चर हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो उससे डिसेबिलिटी हो सकती है। ठीक है ना, तो वो। और एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब है पूरे व्यक्ति को एक्सपोज करेंगे, ताकि जो भी चीजें हैं, अगर व्यक्ति नॉर्मल सो रहा है तो पीठ के पीछे कोई ऐसी गहरी चोट तो नहीं लगी है कि जिसकी वजह से हम ब्लीडिंग होने के चांस हो या कुछ ऐसा हो, तो पूरा एक्सपोज करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये? डी क्या है? डी स्टैंड फॉर डिसेबिलिटी। ओके, सी इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, डिस्फेजिया और ये होता है निगलने में कठिनाई। जब हम कुछ स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो निगलने में जो कठिनाई होती है ना, उसको डिस्फेजिया बोलते हैं। और डिस्फेसिया का मतलब होता है बोलने में कठिनाई। ठीक है ना, व्यक्ति बोल नहीं पाता है तो डिस्फेसिया बोलते हैं उसको। एस मीन स्पीक, ऐसे याद रखना, स्पीक बोल नहीं पाता है, डिस्फेसिया। जी ग्लूटिनेशन यानी निगलना, स्वेलो करना, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच पोजिशन शुड द पेशेंट लाई डाउन आफ्टर इंजरी। देखिए, कोई व्यक्ति है जिसको चोट लगी है, क्या हुआ है? चोट लगी। अब व्यक्ति को किस पोजीशन में रखोगे, है ना, लाई, लेटाना किस पोजीशन में? देखो, चोट लगने के बाद रोगी किस स्थिति में लेटाना चाहिए? सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, रिकवरी पोजीशन या नोटा? सभी लोग आंसर देंगे। ठीक है ना, आप सब लोग इतने जुड़े हैं, बहुत आप में जोश है, जुनून है, और इस जोश और जुनून को आप इसी तरह बनाए रखिए, तो सफलता में आपको कोई रोक नहीं सकता, सफलता में कोई अड़चन भी आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तो देखिए, कोई व्यक्ति को चोट लगी है, अब देखो पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है हम किस प्रकार हमारे जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको रखते हैं। ठीक है, तो देखो सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन व्यक्ति का मतलब व्यक्ति सो रहा है पीठ के बल, है ना, पीठ के बल सोना, क्या कहला? जो नॉर्मल हम सोते हैं पीठ के बल सो जाते हैं, उसको सुपाइन पोजीशन कहते हैं। अच्छा, जब व्यक्ति छाती के बल
छाती के बल, है ना, छाती के बल सोना या लेटना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोन पोजिशन। रिकवरी पोजिशन, रिकवरी पोजिशन किसको बोलते हैं? कोई चोट लगी है, चोट लगी या कुछ ऐसा हुआ, प्रोसीजर किया है, जिसके बाद आवश्यक रिकमेंड पोजिशन, यानी हम एक साइड लेके, यानी जो ये हमारा ये वाला भाग है, करवट लेके सोते हैं ना, उसको बोलते हैं रिकवरी पोजिशन, है ना, करवट, करवट लेकर सोना। ठीक है ना। तो देखो, या लिटाना, तो व्यक्ति को क्या लगा है? चोट लगी हुई है, पीठ के बल हम सुलाएंगे, ऐसे सुलाएंगे। तो देखो, चोट लगी, अगर व्यक्ति का ये वाला भाग चोटिल है और ये जो जीभ है, अगर व्यक्ति बेहोश है तो बेहोश हो गया, तो व्यक्ति की जीभ है वापस बैक फॉल हो जाएगी पीछे की ओर, और जो हमारा ये जो फेरिंग्स है, गला है, इसको क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी। और जब ब्लॉक करेगी, ऐसे व्यक्ति सोएगा तो ब्लॉक करेगी, ब्लॉक करेगी तो क्या होगा? सांस लेना आना जाना बंद हो जाएगा। माना कि उस व्यक्ति को कहीं नाक में चोट लगी है, पहले से ही बंद, ठीक है, तो सांस लेना बंद हो जाएगा, मतलब व्यक्ति क्या हो जाएगा? चौक, है ना, चौक। तो उसका गला अवरुद्ध, गला अवरुद्ध मतलब राम नाम सत्य, तो ऐसा तो मर जाएगा। इसमें नहीं सुलाएंगे, बिल्कुल नहीं। फिर प्रोन पोजिशन, छाती के बल, जब छाती के बल सोएगा, ठीक है, तो किसी प्रकार का और प्रॉब्लम की वजह से, प्लस ये जो सर्वाइकल रीजन है उसमें किसी चोट की वजह से और कोई हार्म होगा, ठीक है ना, प्लस ये चेस्ट है ये पूरा कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसमें भी प्रॉब्लम होगी। ऐसे भी हम नहीं सुलाएंगे। रिकवरी पोजिशन में सुलाएंगे, किस में सुलाएंगे? रिकवरी में, यानी करवट लेके सुलाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि करवट लेकर सुलाएंगे, प्लस हेड थोड़ा पीछे करेंगे, ये जो चिन्ह है नीचे, नीचे की ओर दबा दें, ताकि क्या होगा? ये जो एयरवे है, जो रास्ता है ना, एयर आराम से चली जाएगी, बाहर आ सकती है, यानी जो सांस लेने का जो मार्ग है वो अवरुद्ध नहीं होगा, और इस वजह से व्यक्ति आराम से लेट पाएगा। ओके, इसको बोलते हैं रिकवरी पोजिशन। तो आपको रिकवरी पोजिशन में है व्यक्ति को लिटाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएट विद इन, स्तनपान की शुरुआत कितने टाइम के भीतर होनी चाहिए? फर्स्ट हाफ एन आवर ऑफ बर्थ, जन्म के पहले आधे घंटे में, जन्म के बाद पहले दिन में, जन्म के बाद पहले महीने में, या सभी? किसी औरत ने बच्चे को जन्म दिया है, तो उस बच्चे को आप दूध पिलाना, ब्रेस्ट जो फीडिंग होता है ना, वो कब स्टार्ट करवाएंगे? क्या करवाना है? स्तनपान, ठीक है, स्तनपान। देखिए, स्तनपान जितना हो सके जल्दी, यानी विद इन कितना? आधे घंटे में, विद इन हाफ एन आवर, यानी आधे घंटे के भीतर। ओके, क्या करवाएंगे? रक्त जो स्तनपान है वो करवाएंगे, ठीक है। अब जब स्तनपान करवाते हैं तो फर्स्ट जो स्तनपान पहले से 2 दिन के अंदर जो मां के ब्रेस्ट से जो मिल्क सीक्रेट होता है, दुग्ध श्रावण होता है, उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ओके, और ये जो कोलोस्ट्रम होता है ये एक तरह का नेचुरल वैक्सीन माना जाता है। क्या माना जाता है? ये नेचुरल वैक्सीन। और इसके अंदर हाई प्रोटीन होता है। क्या पाया जाता है? हाई प्रोटीन, जो उस समय जो बच्चा पैदा हुआ उसके लिए जरूरी है, ताकि जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है ना, लंग्स परिपक्व होते नहीं इतने, ठीक है, तो उसमें ये कारगर होता है। और लेग्जेक्टिव एक्शन करता है, यानी इस प्रकार का एक्शन करवाता है जो क्या करे? आंत को साफ कर दे। यानी बच्चा जब ये कोलोस्ट्रम पिएगा, है ना, गाढ़ा पीला चिपचिपा बहुत ही कम मात्रा में दूध होता है पहले 2 दिन में, उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, जिसके अंदर हाई प्रोटीन, लेस कार्बोहाइड्रेट, लेस फैट होता है, जो आने वाले टाइम में यानी 2 दिन के बाद जो दूध सीक्रेट होगा, मिल्क सीक्रेट होगा, है ना, तो
उसकी तुलना में। इसके अंदर हाई प्रोटीन होता है, लेस कार्बोहाइड्रेट और लेस फैट होता है, और इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन IgG भी पाया जाता है, IgA पाया जाता है। ओके, इम्यूनोग्लोबिन। तो ये संक्रामक बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। लेक्जेटिव का मतलब ये आंत को साफ करेगा, और आंत, जब ये बच्चा ये दूध पिएगा तो आंत साफ होगी और पहली बार क्या करेगा, मल त्यागेगा, जिसको मिकोनियम कहते हैं। बाहर आने के बाद, यानी इन यूट्रो, गर्भाशय से बाहर आने के बाद बच्चा पहली बार जब जो स्टूल पास करता है, जो मल त्यागता है, उसको मिकोनियम बोलते हैं। ठीक है, उसमें भी ये कोलोस्ट्रम हेल्प करता है। तो जो आंत है वो आंत तो क्या है, मां के पेट में जब बच्चा था तो आंत तो एकदम स्टेराइल है, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया कुछ नहीं है, राइट। तो ये इस आंत के अंदर पड़े हुए मिकोनियम, यानी जो डेड सेल मिकोनियम जिससे बना है, उसको बाहर निकाल देगी। और ये कोलोस्ट्रम क्या करेगा, उसके आंत के अंदर जो आंत के जो इंटेस्टाइन है ना, जो इंटेस्टाइन फ्लोरा है ना, उसको वृद्धि होने के लिए इनिशिएट करता है, ताकि क्या होगा, इंटेस्टाइन फ्लोरा बढ़ेंगे, यानी आंत के अंदर बैक्टीरिया जो भी बनने हैं, जो हमारे लिए क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं, बेनिफिशियरी एक्शन करते हैं, वो बनते हैं, और जिसकी वजह से विटामिन के का फॉर्मेशन वहां स्टार्ट होता है। ओके, तो ये कोलेस्ट्रॉल। अब ये फर्स्ट हाफ एन आवर में स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है ना, फर्स्ट डे आफ्टर बर्थ। ठीक है, एक दिन बाद नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, कई जगह ऐसे प्रैक्टिस होती है कि इस दूध को फेंक दिया जाता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और फर्स्ट मंथ, अभी तो संसार में पहले महीने थोड़ा वेट करें। और ब्रेस्ट जो मिल्क है ना, जो ब्रेस्ट मिल्क की जो फीडिंग होती है, जिसको ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग, ये आपको कहां तक कंटिन्यू रखनी है, केवल और केवल, यानी टिल 6 मंथ। तो है ना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, यानी जब बच्चा 6 महीना का हो जाए तब तक तो केवल और केवल मां का दूध ही पिलाना। उसके बाद क्योंकि बच्चे की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, तो इस दूध के साथ साथ हम घर का खाना है वो भी देते हैं, जिसको सप्लीमेंट्री फूड कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका ए है वो आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोड ऑफ डायरेक्ट ट्रांसमिशन इज, दिशा संचरण का सही तरीका है छोटी बूंद का संक्रमण, वाहन वहन, फोमाइट जनित या वायु जनित। यानी जब डिजीज होती है, बीमारी होती है ना, तो डिजीज ट्रांसमिशन होता है, क्या होता है, डिजीज ट्रांसमिशन, है ना। तो उसके अंदर अलग अलग मोड होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग मोड होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि मोड ऑफ डायरेक्ट ट्रांसमिशन कौन सा है, ड्रॉपलेट है, व्हीकल है, फोमाइट है या एयरबोर्न है। सभी लोग आंसर दीजिए कि जब संक्रामक जो बीमारी है, जो कौन सी डिजीज ट्रांसमिशन बात कर रहे हैं हम, कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब इस प्रकार की बीमारी जो क्या, जो कांटेक्ट से फैलती है ना, संपर्क से फैलती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ठीक है ना, जिसको कॉन्टाजियस डिजीज भी कहते हैं। तो फैलती है ना। तो उसमें ये पूछ रहा है कि मोड ऑफ डायरेक्ट, प्रत्यक्ष जो ट्रांसमिशन का जो माध्यम है वो कौन सा है। देखिए, ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट का मतलब क्या होता है, ड्रॉपलेट का मतलब जैसे मैंने खांसी ली या मैंने छींक ली, है ना, तो मैं खांसूंगा या छींकूंगा तो मेरे नाक और माउथ के अंदर, नाक के अंदर क्या है, जो नाक का नॉर्मल जो म्यूकस है वो, और माउथ के अंदर सलाइवा, तो वो क्या होगा, उछलेगा, कहां, बाहर हवा में। तो जो सलाइवा और जो नेजल सिक्रेशन है, नाक का श्रावण है, वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में हवा बिखर जाएंगे, उसको बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। उनके माध्यम से फैलने वाला इन्फेक्शन, संक्रमण क्या कहलाता है, ड्रॉपलेट। जैसे नॉर्मली जिससे टीबी होती है, टीबी अगर किसी व्यक्ति को टीबी है और 1 मीटर के नजदीक किसी दूसरा व्यक्ति खड़ा है, तो वैसे जब खांसता है तो उस खांसी के अंदर
जो टीबी के बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो उसमें प्रेजेंट है, और वो जैसे ही दूसरा व्यक्ति सांस लेगा, उस सांस के माध्यम से वो ड्रॉपलेट अंदर इनहेल हो गए और चले गए फेफड़ों में, उसको भी हाथों हाथ फायदा पहुंचा दिया। ठीक है ना। तो इसलिए जो संक्रामक बीमारी होती है वो किसे संपर्क से फैलती है ना, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, इसलिए क्या उनसे दूर रखने चाहिए। या व्हीकल बोर्न, व्हीकल बोर्न जैसे कोई ऐसी बीमारी जो पानी, खाना, है ना, इससे फैल रही है अपने, है ना, तो उसको व्हीकल बोर्न कहते हैं। फोमाइट्स, जैसे फोमाइट का मतलब होता है कि मेरे को कोई बीमारी है या किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, उसने पानी पिया और पानी पिया तब जो है गिलास में वाटर था, वो उसको पी लिया डायरेक्ट, है ना, लिप्स को टच करके, होठों को टच करके, वो गिलास वहीं रख दी। दूसरा कोई आया, उसी गिलास को यूज करते हुए वो पानी पी लिया। ठीक है, तो उस गिलास के ऊपर जो पहले व्यक्ति जिसने पिया था उसके कुछ बैक्टीरिया, वायरस उसके ऊपर थे, तो वो उसके अंदर दूसरे जिसने यूज किया उसके अंदर चले गए। तो इस गिलास को हम क्या बोलते हैं? फोमाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोमाइट बोलते हैं। ओके, फिर एयरबोर्न, एयरबोर्न जैसे वायु के अंदर, है ना, दूसरी जो बीमारियां जैसे कोरोना वायरस था, है ना, दूसरा बैक्टीरिया है, तो जो हवा के माध्यम से फैलते हैं, राइट, जिसको एयरबोर्न कहते हैं। तो ये तो पानी के माध्यम से फैलता है, ये इस गिलास के माध्यम से, ये हवा के माध्यम, ये ड्रॉपलेट क्या है? डायरेक्ट जा रहा है। ठीक है ना। तो ये सारे जो है ये क्या है? ये इनडायरेक्ट डिजीज ट्रांसमिशन के मेथड है। ठीक है, ये क्या है? ड्रॉपलेट डायरेक्ट का है। तो आपका ए आंसर है वो सही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच वैक्सीन इज लाइव एटीन्यूटेड? कौन सा वैक्सीन इसमें से लाइव एटीन्यूटेड है? बीसीजी, ओरल पोलियो, एमएमआर, सभी, है ना। कौन सा व्यक्ति क्या है? जीवित क्षीण है। सभी आंसर देंगे। इसमें से कौन सा जो वैक्सीन है वो क्या है? जीवित क्षीण है। देखो, बीसीजी, ओरल पोलियो, एमएमआर, या सभी? सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए, पहली बात आती है वैक्सीन। वैक्सीन होता क्या है ना? वैक्सीनेशन, वैक्सीन को लेना वैक्सीनेशन कहलाता है। ठीक है, वैक्सीन को नॉर्मली हम टीका कहते हैं, है कि नहीं। अब देखिए, एडवर्ड जेनर ने जब प्रयोग कर रहे थे इनके वैक्सीन के बारे में, तो एडवर्ड जेनर ने उस समय एक बीमारी थी पशुओं में, काउपॉक्स। ठीक है, कौन सी बीमारी थी? काउपॉक्स। ओके, और मानव में सबसे उस समय जो खतरनाक बीमारी थी वो थी स्मॉल पॉक्स। अच्छा, ठीक है, ये प्रयोग कर रहे थे। इसने क्या किया? काउपॉक्स वाले कुछ जो लीजन थे, घाव थे, उसमें से जो एज ए एंटीजन निकाल के इस वाले में ट्रांसफर किया, ये ठीक हो गया, स्मॉल पॉक्स वाला। ठीक है, तो इसने सोचा कि कोई ऐसा एक एंटीजन इसमें है जो यहां इसमें जाएगा, इसमें बनेगी। जैसे ही बाहर से एंटीजन देते हैं शरीर में, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है? सक्रिय रूप से भाग लेके उसके अंदर उस एंटीजन के विरुद्ध बॉडी के अंदर क्या एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है, जो हम बाहर से देते हैं। जैसे हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन में भी क्या है? एंटीजन है। ठीक है, एंटीजन कहां जाएगा? बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हमारे एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ओके, इम्यून सिस्टम इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बना देगा। क्या बना देगा? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी उस समय जो प्रेजेंट जो बीमारी, जो वायरस है, कुछ बैक्टीरिया, उसको मार देंगे। और अगर ये एंटीबॉडी अगर बॉडी में पड़ा रहेगा तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आएगा फिर मार देगा। यानी हमको रोग उत्पन्न होने से ये रोक देगा, है ना। एक तरह का क्या ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। बीमारी की शुरुआत नहीं, उससे पहले ही हमने ले लिया। ठीक है ना। तो उसको किसने ये प्रयोग किया? एडवर्ड जेनर ने। इसलिए एडवर्ड जेनर को वैक्सीन का वो कहते हैं, फाउंडर कहते हैं, राइट। तो वैक्सीन जो वर्ड है उसका सामान्य मतलब होता है काऊ। ये चीज ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय वैक्सीन। वैक्सीन जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? काऊ। क्यों? काऊ पॉक्स से उधर से लिया गया था, लैटिन वर्ड है काऊ। ठीक है ना। तो काऊ मतलब होता है वैक्सीन का अर्थ। तो ये दूसरा, वर्तमान में क्या कि इस तरह के एंटीजन तैयार किए जाए जो बॉडी में भेज दें हम, और वो एंटीबॉडी बना दें, हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है।
अब ये भाई क्या पूछ रहा है, ये तो वैक्सीन के बारे में, कौन सा इसमें से जीवित एटीन्यूटेड है। अब देखो जैसे बीसीजी वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन में क्या होता है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, है ना, इसकी फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ठीक है, बीसीजी का किसके लिए लगाते हैं, टीबी नहीं हो, जन्म के समय वैक्सीन लगाते हैं ताकि टीबी नहीं हो आने वाले टाइम में, ठीक है ना। और इस बीसीजी वैक्सीन की जो नॉर्मली कितने साल की गारंटी की टीबी नहीं होगा, 20 साल, 20 साल बाद वापस रिपीट करना होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है जब वैक्सीन बनाते हैं तो उसमें क्या किया, जो बैसिलस है उसको लिया, और अब किसी जो ये बैसिलस है इसके रोग उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं पैथोजेनेसिटी। ठीक है, तो इस पैथोजेनेसिटी को किसी एसिड द्वारा या कोई दूसरे माध्यम यानी हीट द्वारा क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। किसको, इस पैथोजेनेसिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया एसिड या हीट द्वारा। ठीक है ना, तो बैसिलस लिए पैथोजेनेसिटी को हीट या एसिड से हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसको बोलते हैं लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। क्या बोलते हैं, लाइव एटीन्यूटेड। यानी टीबी के लिए बीसीजी दे रहे हैं टीबी नहीं होने के लिए, अंदर है क्या, टीबी होने वाला ही बैक्टीरिया है, लेकिन वो उसकी पैथोजेनेसिटी लेब के अंदर एसिड या हीट से क्या कर दी हमने, डिस्ट्रॉय कर दी, नष्ट कर दी, लेकिन उसकी जो इम्यूनोजेनेसिटी है वो बरकरार है। यानी ये बैसिलस जाएगा एंटीजन के रूप में, एंटीजन जाएगा तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, एंटीबॉडी बना लेगा, वो एंटीबॉडी हमको टीबी होने से बचाएगा। ओके, तो बीसीजी ऐसे बनाते हैं, ऐसे ही ओरल पोलियो बनाते हैं। ठीक है ना, ओरल पोलियो जो है ना 2 बूंद जिंदगी की, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेबिन बोलते हैं, सेबिन वैक्सीन बोलते हैं। ऐसे ही मीजल्स मम्स रूबेला, ठीक है, ये बनता है। तो ये तीनों के तीनों लाइव वैक्सीन के एग्जाम्पल है, लाइव एटीन्यूटेड, जिसके अंदर पैथोजेनिसिटी रोग उत्पन्न करने वाली जो उसकी क्षमता थी इस बैसिलस की या इस पोलियो वायरस की या मम्स वाले की, मीजल्स वाले की, रूबेला की, है ना, इनकी जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसको नष्ट कर दिया जाता है ना, और इम्यूनोजेनिसिटी इसकी बनी रहती है, फिर वापस पैक कर देते हैं और हमको या जिनको जहां पब्लिक को लगाने में काम में लेते हैं। अच्छा, इसमें इन सब में एक चीज ये ध्यान रखी जाती है, ये आपका आंसर सही हो गया, इन सभी में एक चीज ध्यान रखी जाती है, इनकी कोल्ड चेन मेंटेन रखी जाती है, इनका हर एक अलग अलग टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर। पोलियो वैक्सीन में आपने चीज देखी होगी, वीवीएम देखा होगा, वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग देखी होगी, एक क्या देखा होगा, वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग देखा होगा। और इसमें क्या रहता है, वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग के अंदर एक ऐसा बना है, ठीक है, ऐसी एक चीज बनी होती है उसके ऊपर, और अगर ये वाला जो अंदर जो बाहर ब्लू है अंदर व्हाइट है ना, अगर ये व्हाइट भी अगर ब्लैक हो जाए या ब्लू हो जाए, कुछ कलर चेंज हो जाए, तो उस वैक्सीन को काम में नहीं लेते हैं। तो ये टेम्परेचर मॉनिटर का एक काम करता है जिसको वीवीएम कहते हैं, है ना, पोलियो जो जो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है उसके लिए काम में लेते हैं वीवीएम। ओके, तो आपका सही आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीटीसी सर्विसेज फॉर काला आजार, फाइलेरिया, मलेरिया, एड्स, ठीक है ना, ये जो आईसीटीसी जो सेंटर होते हैं, है ना, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड जो ट्रीटमेंट काउंसलिंग सेंटर होते हैं, आईसीटीसी, ये किसके लिए होते हैं, काला आजार के लिए होते हैं, फाइलेरिया के लिए होते हैं, मलेरिया के लिए होते हैं, या फिर एड्स के लिए। ठीक है, तो देखिए ये जो आईसीटीसी सेंटर है वो भारत में केवल और केवल एड्स के लिए होते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है एड्स एक वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी है, और ये जो बीमारी है ये असुरक्षित यौन संबंध करने से फैलती है बेसिकली। ओके, काला आजार जिसको हम काला आजार को क्या बोलते हैं, हम ब्लैक फीवर बोलते हैं, इसको हम
डम डम फीवर बोलते हैं। ओके, इसको हम विसरल लेशमानियासिस बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें जो अफेक्टेड ऑर्गन है, जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो होता है स्प्लीन और लीवर। ओके, और ये जो काला आजार है ये लेशमेनिया डॉनवोनाई, इससे ये फैलता है। और जो सैंड फ्लाई होती है ना, फ्लेबोटोमस, इसके द्वारा ये फैलता है लसमा। ब्लैक फीवर, काली मौत होती है। डमडम, कोलकाता के अंदर एक स्थान डमडम, वहां उनके ज्यादा पेशेंट मिले थे। ठीक है। विसरल, क्योंकि ये विसरल ऑर्गन है ना, लीवर और जो स्प्लीन है ये विसरल ऑर्गन अफेक्ट करता है। फिर देखो फिलेरियासिस, जिसको हाथी पांव रोग बोलते हैं। एक वाउचेरेरिया बानक्रोफ्टाई नाम का एक एलमंथीज होता है जिसके द्वारा ये फैलता है। ठीक है ना। और इसके अंदर जो पैर होते हैं इसमें इतनी सूजन आ जाती है कि पैर हाथी जैसे हो जाते हैं, इसलिए उसको फिलेरियासिस बोलते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम द्वारा है ना होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट द्वारा होने वाला रोग है और मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका जो डी है वो आंसर सही है इसमें। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRAB इन मेडिकल फर्स्ट एड। जब हम मेडिकल फर्स्ट एड देते हैं तो उसके अंदर क्या है, DRAB है वो क्या है, डेंजर रेस्पॉन्स एयरवे एंड ब्रीदिंग, डेंजर रिक्ट एयरवे एंड ब्रीदिंग, ड्रैग रेस्पॉन्स एयरवे एंड ब्रीदिंग, ड्रैग रिक्ट अटैक एंड ब्रीदिंग। मेडिकल हम प्राथमिक चिकित्सा में एक ये निमोनिक्स काम लेते हैं, एक ऐसा शब्द काम लेते हैं। इसका क्या मतलब है, देखिए हम जब भी फर्स्ट एड देते हैं, प्राथमिक उपचार देते हैं, तो जैसे ही हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम सीन सेफ्टी देखते हैं, यानी जो जहां घटना घटित हुई है ना, वो सीन क्या सेफ्टी है कि नहीं है ना। यानी पहले हम अपने आप को क्या करेंगे, सुरक्षित करेंगे। तो पहले सबसे पहले खतरा देखते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कुछ हो रखा है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से उसको क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी शॉक आ गया है ना। अब व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी अभी भी सप्लाई हो रही है, ठीक है, तो हम पहले सीन को देखेंगे, सूखी लकड़ी लेंगे, उस जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है उसको कट करेंगे है ना, फिर उस व्यक्ति को हम है वो एक सुरक्षित जगह पर लाएंगे, फिर उसके हम जो है वो प्राथमिक चिकित्सा शुरू करेंगे। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि देखते ही टूट पड़े क्योंकि मानव सेवा में लगे हुए, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो हम सबसे पहले खतरे को देखेंगे, फिर रेस्पॉन्स मतलब उसको कहेंगे हेलो भाई साहब आर यू ओके, आप ठीक हैं क्या, तो रेस्पॉन्स। फिर हम चेक करेंगे एयरवे, फिर ब्रीदिंग। ठीक है ना। तो DRAB का मतलब ये होता है कि हम डेंजर देखेंगे, रेस्पॉन्स देखेंगे, एयरवे देखेंगे, ब्रीदिंग। तो आपके ए है वो आंसर सही, बाकी इनसे कोई लेना देना नहीं। ओके, नेक्स्ट देखिए, हार्ट अटैक इज, हृदयाघात क्या है। ठीक है ना, कि हृदय और रक्त की विफलता ऑक्सीजन की मांग को बनाए रखने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है ना। छोटी धमनियों में से एक की रुकावट होगी, एक चोट गर्मी के कारण होती है, या फिर कोशिका में रक्त निकलना है ना। द फेलियर ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स टू मेंटेन द ऑक्सीजन डिमांड, द ब्लॉकेज ऑफ वन और स्मॉल आर्टरीज एंड इंजरी दैट रिजल्ट फ्रॉम द हीट, क्या होता है हार्ट अटैक। ठीक है ना। या द एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज। देखो हृदयाघात है ना, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा एक होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन अटैक, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन अटैक। आज से ध्यान रखना, दो चीजें नहीं सीखेंगे आप। हार्ट अटैक का मतलब क्या हुआ कि जो हृदय है ना, यानी जो हमारे ब्लड को पंप करता है, राइट। हमारे जो पानी का टैंक होता है उसके ऊपर मोटर लगी होती है, घर के ऊपर पानी चढ़ाने के लिए मोटर, तो मोटर क्या काम करती है, पानी को पंप करती है। तो वैसे वैसे हमारे बॉडी में पाए जाने वाले रक्त को पंप करने के लिए एक ऑर्गन होता है थोरेसिक कैविटी के अंदर, दो फेफड़ों के बीच में है ना, तो उसको कहते हैं हार्ट।
हृदय लगभग 300 से 350 ग्राम वजन का होता है, उससे उस खुद को जो खून की सप्लाई होती है उनको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है ना। यानी हृदय को खुद को खून की सप्लाई करने वाली जो खून की नलियां होती है उसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। जब उस कोरोनरी आर्टरी में क्या आ जाए, कोई ब्लॉक आ जाए, यानी रुकावट आ जाए, क्या आ जाए, रुकावट आ जाए, तो क्या होगा, ब्लड क्यों सप्लाई होता है, ब्लड हमारे बॉडी में इसलिए सप्लाई होता है कि कोशिकाओं को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्यों चाहिए, क्योंकि जो भोजन गया, ग्लूकोज गया, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा, ऊर्जा बनेगी, और सेल को अपना काम करने की ऊर्जा चाहिए, हमारे बॉडी को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ठीक है ना। तो उसको क्या नहीं, रुकावट की वजह से O2 सप्लाई क्या हो जाएगी, O2 सप्लाई स्टॉप, है ना, O2 सप्लाई स्टॉप हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, जो ऑर्गन है वो थोड़ी देर काम करेगा, उसके बाद काम नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से वो जो घटना घटित होती है उसको हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ब्लॉकेज ऑफ द वन और द स्मॉल आर्टरीज, ये होता है। बी आंसर आपका सही हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा है ब्रेन अटैक, ये सेम कंडीशन, अगर ब्रेन में की जो ब्लड सप्लाई होती है ना, जिसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है, अगर इसमें कहीं ब्लॉक आ गया, कोई क्लॉट बन गया, रक्त का थक्का बन गया, कुछ हो गया है कि नहीं, तो क्या होगा, ब्रेन को ब्लड सप्लाई बंद, जिसको ब्रेन अटैक बोलते हैं, ठीक है। और ब्रेन अटैक हो जाएगा तो उसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, कि जैसे हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, है ना, चेहरा इस साइड घूम जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लकवा, लकवा या पैरालाइसिस, ओके। तो ब्रेन अटैक की वजह से क्या होता है, लकवा होता है। लकवा तो एक, इस ब्रेन अटैक का क्या है, एक साइन है, ठीक है ना, चिन्ह है। लकवा कोई बीमारी नहीं है, ब्रेन अटैक की वजह से लकवा हुआ है, ठीक है ना। जैसे कोई प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से फीवर आ गया, तो फीवर कोई बीमारी थोड़ी ना है, फीवर तो एक क्या है, फीवर तो एक साइन है, राइट। तो वैसे ही तो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी हार्ट को, हार्ट काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो क्या होगा, व्यक्ति पहले बेहोश होगा, चेस्ट पेन, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसीना आएगा, छाती में बहुत ज्यादा दर्द होगा, ये दर्द इस साइड रेडिएट होगा, फैलेगा, है ना, इस समय व्यक्ति को हाथों हाथ हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है ना। तो ये भी आपका इसमें आंसर सही हो गया। नेक्स्ट, द ब्रेकेज ऑफ द स्किन, स्किन का टूटना क्या कहलाता है, स्केल्ड, वुंड, बर्न, फिट, ठीक है ना, झुलसना, घाव, जलना, फिट्स, फिट्स का मतलब होता है मिर्गी के दौरे, मिर्गी, है ना, दौरे पड़ना। तो क्या होता है ब्रेकेज ऑफ स्किन, देखो जो त्वचा है, त्वचा के उत्तक की जो बनावट है ना, उसका टूटना क्या कहलाता है, घाव कहलाता है ना, वुंड कहलाता है, ओके, ठीक है। वो ओपन वुंड हो सकता है, खुला दिखेगा, दूसरा टिश्यू, जगह टिश्यू ब्रेक डाउन हुआ है ना। तो त्वचा के उत्तक का बनावट टूटना क्या कहलाती है, घाव कहलाता है। अच्छा, तो ब्रेकेज ऑफ स्किन वुंड कहलाता है, बी आपका आंसर सही होगा। स्केल्ड क्या होता है, जब व्यक्ति जलता है, और जले किससे, भाप से, भाप से जलना क्या कहलाता है, स्केल्ड कहलाता है। बर्न, नॉर्मल व्यक्ति जब किसी से जल जाए, चाहे वो भाप से जले, चाहे फिजिकल, है ना, या कोल्ड हीट, है ना, केमिकल से, रेडिएशन से, किसी जले, वो बर्न है। फिट्स क्या होता है, कुछ ऐसी ब्रेन के अंदर जो नॉर्मली जब हम ठीक है होते हैं, तो ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, वो सडन बहुत ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति जर्किंग मूवमेंट करने लग जाता है ना, ऐसे सेकिंग मूवमेंट करने लग जाता है, ऐसे, है ना, तो उसको बोलते हैं फिट्स। इस दौरान रिकवरी पोजीशन में पेशेंट रखना होता है, साइड लाइन पोजीशन में, गर्दन एक साइड कर दी, उस दौरान किसी तरह का कोई पानी वानी कुछ नहीं पिलाना होता है, माउथ के अंदर कुछ नहीं डालना, साइड लाइन पोजीशन कर दीजिए, व्यक्ति थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं होता तो हॉस्पिटल लेके उसको जाना है ही, ठीक है ना। ये भी एक प्राथमिक सेवा इसमें देनी चाहिए, ठीक है, बी है आपका सही आंसर। नेक्स्ट, इन हेल्थ सर्विसेज इन एनी हेल्थ केयर सिस्टम में भी प्राइमरी केयर लेवल, सेकेंडरी केयर लेवल, टर्सरी केयर लेवल, या ये सभी, एक कोई भी क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम है, यानी जहां स्वास्थ्य की संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध है, तो वहां क्या होता है, प्राइमरी केयर लेवल, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी केयर लेवल मतलब आप आए और किसी मेडिकल ऑफिसर ने
मेडिकल ऑफिसर ने आपको क्या दिया, RX यानी ट्रीटमेंट दिया और आप चले गए, ठीक है ना। सेकेंडरी पे आपको कोई, जैसे आपको डायबिटीज है किसी व्यक्ति को, है ना, तो वो शुगर के डॉक्टर से यानी डायबिटीज के डॉक्टर से मिलना चाहता है, हृदय के डॉक्टर से मिलना चाहता है ना, बच्चों के डॉक्टर से मिलना चाहता है, तो वो सेकेंडरी लेवल। टर्सरी केयर मतलब जहां सुपर स्पेशलिटी टाइप, जैसे कोई न्यूरो की सर्जरी करवानी है, प्लास्टिक कोई सर्जरी करवानी है, राइट, तो या बर्न का पेशेंट एडमिट करवाना है, कुछ बहुत ज्यादा मेजर ऑपरेशन जो भी है ना, तो वहां वो सुविधा मिलती है, उसको टर्सरी केयर बोलते हैं, ठीक है। तो हेल्थ केयर सर्विस में, हेल्थ केयर सिस्टम में जैसे सभी आते हैं, है ना, तो ऑल ऑफ द अबव है वो आंसर आपका सही हो गया, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देना चाहते हैं, और आप सभी, मुझे आशा है कि इन जो क्वेश्चंस हैं इनको बहुत अच्छी तरह से लर्न करेंगे और बहुत अच्छी तरह से रेस्पॉन्स देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।